हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बायोलॉजी एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर में हमने प्रोटीन के क्लासिफिकेशंस को स्टार्ट किया था और मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर के बेसिस पे प्रोटीन्स कितने टाइप की होती हैं। आज के लेक्चर में हम लोग कुछ और क्लासिफिकेशंस देखेंगे, साथ ही साथ इस प्रोटीन के टॉपिक को खत्म भी करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बाद में जो सेकंड क्लासिफिकेशन है, आइए उसको देख लेते हैं हम लोग। तो जो सेकंड क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स। तो अब ये बात तो इतनी बड़ी नहीं रह जाती है, क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया ही है कि जो एक प्रोटीन है वो बहुत सारे अमाइनो एसिड से मिलकर बनी है। जैसे ये अमाइनो एसिड 1 है, ये वाला अमाइनो एसिड 2 है, ये वाला अमाइनो एसिड 3 है, एंड सो ऑन। और ये अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं एक बॉन्ड के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड्स। ठीक है ना? तो यानी कि बहुत सारे अमाइनो एसिड हैं और बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। तो अगर बहुत सारे अमाइनो एसिड को हमको जोड़ना है, मल्टीपल अमाइनो एसिड को हमको जोड़ना है, तो मल्टीपल पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन भी होगा। तो इस चेन को, जिसमें मल्टीपल पेप्टाइड बॉन्ड हैं, उसको हम बोल सकते हैं पॉली माने मल्टीपल, पेप्टाइड माने पेप्टाइड बॉन्ड। और ऐसी चेन जिसमें बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड कैरी करती है, उसको हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। तो यानी कि प्रोटीन का एक नाम हो सकता है पॉलीपेप्टाइड चेन। इसके बेसिस पे, यानी कि एक प्रोटीन में कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन है या फिर एक प्रोटीन कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी है, इसके बेसिस पे प्रोटीन को क्लासिफाई किया जाता है। तो अगर हम लोग इसके बेसिस पे देखें तो प्रोटीन दो तरह की हो सकती हैं। एक होती है मोनोमेरिक, मोनोमेरिक प्रोटीन, जैसा कि नाम वैसा ही काम। यानी कि ऐसी प्रोटीन जिसमें सिर्फ एक ही पॉलीपेप्टाइड की चेन है, यानी कि ओनली वन पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है ना? ऐसी प्रोटीन जो सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड की चेन को कैरी कर रही है, ऐसी प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं मोनोमेरिक प्रोटीन। और मोनोमेरिक प्रोटीन के एग्जाम्पल होते हैं लाइसोजाइम, लाइसोजाइम एंड मायोग्लोबिन। यानी कि जो ये लाइसोजाइम है और मायोग्लोबिन है, इसमें सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है और ये पॉलीपेप्टाइड की चेन इस तरीके से कुछ क्वाइल्ड होती है और फॉर्मेशन करती है मोनोमेरिक प्रोटीन्स का। नेक्स्ट देखिए, दूसरा है बेटा मल्टीमेरिक प्रोटीन। अब मल्टीमेरिक प्रोटीन आप समझ चुके होंगे, मल्टीमेरिक प्रोटीन्स। मल्टीमेरिक प्रोटीन्स क्या होता है? मल्टीमेरिक प्रोटीन का मतलब होता है कंटेन मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन्स। एक ऐसी प्रोटीन जिसमें एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड की चेन है, या फिर एक ऐसी प्रोटीन जो कि एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड की चेन से मिलकर बनी है, उनको हम बोलते हैं मल्टीमेरिक प्रोटीन। और यहां पे एग्जांपल बहुत बार आपने सुन रखा होगा, एक तो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में कितनी प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड की चेन होती हैं? 4। और दूसरा है इंसुलिन। तो इंसुलिन में भी 2 या 3 पॉलीपेप्टाइड की चेन होती हैं। जब इंसुलिन पूरी तरीके से मैच्योर नहीं होता है, तो उस टाइम उसमें 3 पॉलीपेप्टाइड की चेन होती हैं, और जो मैच्योर इंसुलिन होता है उसमें 2 पॉलीपेप्टाइड की चेन होती हैं। तो यहां पे पॉलीपेप्टाइड की चेन्स के बेसिस पे प्रोटीन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है मोनोमेरिक प्रोटीन और एक है मल्टीमेरिक प्रोटीन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं। जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बच्चों, थर्ड वाला क्लासिफिकेशन है प्रोटीन का ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी।
तो क्वालिटी के बेसिस पे प्रोटीन कितने टाइप का हो सकता है, इसमें हमको ये देखना है। तो बच्चों, क्वालिटी के बेसिस पे प्रोटीन दो तरह का हो सकता है। एक तो होता है कंप्लीट प्रोटीन, कंप्लीट प्रोटीन्स, और दूसरे होते हैं बेटा इनकम्प्लीट प्रोटीन्स। अब सर ये कंप्लीट प्रोटीन्स क्या है और इनकम्प्लीट प्रोटीन्स क्या है? तो फिर मैं आपको याद दिलाने वाला हूं अपने पुराने लेक्चर्स को। मैंने आपको बताया था कि दो तरह के अमीनो एसिड होते हैं, एक होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड और एक होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ऐसे अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी में फॉर्म हो रहे हैं, उनको हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे अमीनो एसिड को बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। और ऐसे अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी में फॉर्म नहीं हो रहे, तो हम उनको एज अ फूड के फॉर्म में लेते हैं बाहर से, उनको हम बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। तो बच्चों यहां पे क्या है, जो कंप्लीट प्रोटीन है, इसका मतलब क्या है कि ये वो प्रोटीन होती है जिनमें एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल दोनों तरह के अमीनो एसिड होते हैं, और ये कह सकते हैं कि सारे ही अमीनो एसिड इनमें प्रेजेंट होते हैं। ऐसी प्रोटीन्स को हम बोलते हैं कंप्लीट प्रोटीन, यानी कि कंटेन एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ऐसी प्रोटीन जिनमें एसेंशियल और नॉन एसेंशियल दोनों ही तरह के अमीनो एसिड होते हैं, उनको हम बोलते हैं कंप्लीट प्रोटीन। अब आप देखिए कितनी अच्छी प्रोटीन है, इसमें एसेंशियल अमीनो एसिड भी प्रेजेंट है और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड भी प्रेजेंट है। तो आपको ये सुन के लग रहा होगा कि अरे वाह, बिल्कुल फर्स्ट क्लास बात हो गई है। तो ऐसी अमीनो एसिड को हम बोलते हैं कंप्लीट प्रोटीन्स, को हम बोल सकते हैं, एक और नाम से जान सकते हैं इन्हें बोलते हैं फर्स्ट क्लास प्रोटीन। यार कितनी अच्छी प्रोटीन है, इसमें एसेंशियल अमीनो एसिड भी है और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड भी है, तो इनको हम बोल सकते हैं फर्स्ट क्लास प्रोटीन। और इसका एग्जाम्पल है एनिमल प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन्स। जो एनिमल प्रोटीन्स होती हैं, लाइक एग हो गया, मीट हो गया, मिल्क हो गया, तो ऐसी प्रोटीन्स जो होती हैं इनमें एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल दोनों ही अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। अब कंप्लीट प्रोटीन जो इनकम्प्लीट प्रोटीन जो होती हैं वो क्या होती हैं बच्चों, उनको सुनो। देखो यार, अब इसमें नॉन एसेंशियल तो अमीनो एसिड होंगे नहीं, इनकम्प्लीट प्रोटीन में नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं होते, साथ ही साथ कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड की भी कमी होती है। तो यानी कि लैक सम एसेंशियल अमीनो एसिड्स, और साथ ही साथ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं भाई, एब्सेंट होते हैं। यानी कि लैक सम एसेंशियल अमीनो एसिड और साथ ही साथ क्या होते हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड पूरी तरीके से क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और ये प्रोटीन्स होती हैं प्लांट प्रोटीन। ये कौन सी प्रोटीन होती हैं, प्लांट प्रोटीन्स, लाइक पल्सेस यानी कि दालें। अब मैं बिल्कुल भी नॉन वेज को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं बस इतना कह रहा हूं कि जो एनिमल प्रोटीन है वो कंप्लीट प्रोटीन है, यानी कि फर्स्ट क्लास प्रोटीन है, उसमें सारे ही एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। जबकि जो इनकम्प्लीट प्रोटीन्स हैं वो कौन सी हैं, प्लांट प्रोटीन, इसमें सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, नॉन एसेंशियल नहीं होते हैं। और एसेंशियल अमीनो एसिड में से भी एक दो अमीनो एसिड क्या होते हैं, कम होते हैं, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट प्रोटीन। और इसका दूसरा नाम भी हो सकता है इसका दूसरा नाम हो सकता है सेकेंड क्लास प्रोटीन। भाई ये फर्स्ट क्लास प्रोटीन थी, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, सेकेंड क्लास प्रोटीन बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जो बच्चों नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ शेप।
तो शेप के बेसिस पे प्रोटीन कितने टाइप की होती हैं? बहुत ही ज्यादा सिंपल है बच्चों। शेप के बेसिस पे प्रोटीन दो टाइप की होती हैं। एक होता है फाइब्रस प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन, और दूसरी होती हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन। क्या बच्चों है? एक है फाइब्रस प्रोटीन और एक क्या है? ग्लोब्यूलर। अब बेटा जैसा ही इनका नाम है वैसा ही इनको हमें याद करना है। तो फाइब्रस प्रोटीन वो प्रोटीन होती हैं जिनका शेप कैसा होता है? फाइबर की तरह होता है, यानी कि थ्रेड लाइक होता है। तो जिनका शेप थ्रेड लाइक होता है उनको हम कौन सी प्रोटीन कहते हैं? फाइब्रस प्रोटीन कहते हैं। और जिनका शेप स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल होता है, उनको हम क्या कहते हैं? ग्लोब्यूलर प्रोटीन कहते हैं। करेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। तो जो फाइब्रस प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं, इसके एग्जाम्पल हैं कोलेजन एंड इलास्टिन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है कोलेजन एंड इलास्टिन हमारी बॉडी के लिए। तो ये किस में आते हैं? फाइब्रस प्रोटीन में आते हैं। और अगर हम इसका एग्जाम्पल की बात करें तो ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन जो प्रोटीन है वो कैसी है? ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, यानी कि स्फेरिकल प्रोटीन है। करेक्ट। अगला क्लासिफिकेशन देखते हैं हम लोग। तो जो हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बच्चों, 5 आई थिंक। तो जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो कैसा है? वो है ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन। तो कॉम्पोजिशन के बेसिस पे प्रोटीन कितने टाइप की होती हैं बच्चों? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए थोड़ा हमारी आपकी बातें अब आराम से होंगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन प्रोटीन कितने टाइप्स के होते हैं? तो बच्चों प्रोटीन कंपोजिशन के बेसिस पे 3 टाइप के होते हैं। पहला, इसको हम बोलते हैं सिंपल प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन्स। जो दूसरा है उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, और जो तीसरा है उसको हम बोलते हैं डेराइव्ड प्रोटीन्स। सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन एंड डेराइव्ड प्रोटीन। सर ये सब क्या है? सिंपल प्रोटीन का मतलब होता है एक ऐसी प्रोटीन जो सिर्फ और सिर्फ फॉर्म हुई है अल्फा अमाइनो एसिड के जुड़ने से। लिख सकते हैं हम यहां पे मेड अप ऑफ ओनली अल्फा अमाइनो एसिड्स। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या चक्कर है? आप तो हमेशा से पढ़ाते हुए आए हैं कि ठीक है भैया अमाइनो एसिड के जुड़ने से प्रोटीन बनती है, तो इसको आप सिंपल प्रोटीन क्यों बोल रहे हो? भाई सारी ही प्रोटीन अमाइनो एसिड के जुड़ने से बनती हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि बहुत सारे अमाइनो एसिड से जुड़कर एक प्रोटीन बनी। करेक्ट। जो ये प्रोटीन है इसको हम बोलते हैं सिंपल प्रोटीन। अगर इस प्रोटीन में कुछ नॉन अमाइनो ग्रुप आके अटैच हो जाता है, इस वाली प्रोटीन में कोई नॉन अमाइनो ग्रुप आके अटैच हो जाता है, तब हम इसको बोलने लगते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? सिंपल प्रोटीन की। यहां पे ये वाला ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। और सिंपल प्रोटीन आप जानते हो कि अमाइनो एसिड से मिलकर बनती हैं। अब सर ये अल्फा अमाइनो एसिड का क्या चक्कर है? तो अल्फा अमाइनो एसिड बेसिकली सारे अमाइनो एसिड्स ही होते हैं। अल्फा का मतलब हो जाता है कि अल्फा कार्बन पे अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए यहां पे तगड़ा नाम लिया जा सकता है, जैसे अल्फा अमाइनो एसिड। तो सिंपल प्रोटीन का मतलब क्या होता है? मेड अप ऑफ ओनली अल्फा अमाइनो एसिड। यहां पे कोई भी नॉन अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। और हमें इनके एग्जाम्पल भी देख लेने चाहिए, जैसे केराटिन, जैसे हिस्टोन, जैसे एल्ब्यूमिन, जैसे ग्लोब्यूलिन एक्सेट्रा। तो ये सारी प्रोटीन कैसी हैं? सिंपल प्रोटीन है, यानी कि सिर्फ यहां पे अमाइनो ग्रुप के जुड़ने से प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ है, कोई भी नॉन अमाइनो ग्रुप अटैच नहीं हुआ है। बात करते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स की। तो बच्चों
अभी अभी हम लोगों ने बात की कि सिंपल प्रोटीन क्या थे। सिंपल प्रोटीन का मतलब होता है ऐसे प्रोटीन जिनमें सिर्फ अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, कोई भी नॉन अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, उनको हम क्या बोलते हैं, सिंपल प्रोटीन। ठीक, ये सिंपल प्रोटीन है और ये बहुत सारे अमाइनो ग्रुप से मिलकर बना है। अगर इस प्रोटीन में कोई नॉन अमाइनो ग्रुप आके अटैच हो जाता है, यानी कि कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप आके अटैच हो जाता है, अब इस प्रोटीन को हम बोलने लगते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। तो बेटा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स में क्या क्या होता है, एक तो अमाइनो ग्रुप होता है और नॉन अमाइनो ग्रुप यानी कि प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। करेक्ट। अब देखो ये तो सारे अल्फा अमाइनो एसिड हैं, तो ये तो एज इट इज रहेंगे, यानी कि ये प्रोटीन वाला पार्ट एज इट इज रहेगा। अब हम लोग प्रोटीन को क्लासिफाई इस बेसिस पे कर सकते हैं सिर्फ कि जो ये इससे अटैच हो रहा है प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये कौन सा है। ये बदलता रहेगा, ये सिंपल प्रोटीन एज इट इज रहेगी, और जिस हिसाब से ये बदलेगा उसी के हिसाब से ये पूरी प्रोटीन क्या होगी, इसका वर्क भी चेंज होता जाएगा। समझते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रोटीन कुछ इस प्रकार के हैं। क्या क्या, ये है न्यूक्लियो प्रोटीन, तो यानी कि ये प्रोटीन पार्ट, अगर इस प्रोटीन में न्यूक्लिक एसिड मिल जाए, अब हम इसको बोलने लगते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन। जैसे हिस्टोन प्रोटीन सिंपल प्रोटीन थी, अब अगर हिस्टोन प्रोटीन में हम लोग डीएनए और आरएनए को रैप कर दें, ठीक है ना, डीएनए के ऊपर हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए रैप्ड हो जाए, तब क्या बन जाएगा, क्रोमोसोम, और उसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियो प्रोटीन। क्या कहेंगे, न्यूक्लियो प्रोटीन। तो क्रोमोसोम में जो प्रोटीन होती है कौन सी होती है, न्यूक्लियो प्रोटीन। इसी तरीके से लिपोप्रोटीन यानी कि प्रोटीन प्लस लिपिड, और लिपोप्रोटीन क्या है, सेल मेम्ब्रेन। आपने पढ़ा होगा कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो किस किस से मिलकर बना है, प्रोटीन एंड लिपिड। तो सेल मेम्ब्रेन में क्या है भाई, लिपोप्रोटीन है, यानी कि प्रोटीन प्लस लिपिड है। फिर है फॉस्फोप्रोटीन, अरे प्रोटीन माने प्रोटीन और फॉस्फो माने फॉस्फेट, तो अगर फॉस्फेट ग्रुप और प्रोटीन जुड़ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, फॉस्फोप्रोटीन। मिल्क में जो कैसीन प्रोटीन होती है वो कैसी है, फॉस्फेट प्रोटीन है। आपने जो एग देखा होगा, अंडा देखा होगा, उसके अंदर जो येलो पार्ट होता है, यॉक जिसको बोलते हैं, उनमें जो प्रोटीन होती है वो विटेलिन, वो भी कैसी प्रोटीन है, फॉस्फोप्रोटीन है। उसके बाद में ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट। अगर प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ जाए यानी कि शुगर जुड़ जाए, ऐसी प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। और ये ग्लाइकोप्रोटीन बेटा पाई जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ये ग्लाइकोप्रोटीन पाई जाती है सेल वॉल में, और साथ ही साथ जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज होती हैं, यानी कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन होती हैं, जो हमें इम्यूनिटी देती हैं, जो एंटीजन से लड़ती हैं, वो भी क्या होती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स ही होती हैं। नेक्स्ट देखिए क्रोमोप्रोटीन। अब आपको पता है कि बायोलॉजी में जहां पे भी वर्ड क्रोमो आ जाता है इसका मतलब होता है कलर से। ठीक, तो क्रोमोप्रोटीन्स कौन सी प्रोटीन है, प्रोटीन के साथ अगर आयरन जुड़े, वैसे तो बहुत सारी जुड़ सकती हैं, लेकिन प्रोटीन के साथ अगर आयरन जुड़ता है, यानी कि जो वाली जो प्रोटीन है वो कौन सी है, ग्लोबिन। अगर ग्लोबिन प्रोटीन के साथ आयरन जुड़ता है तो क्या मिलता है हमें, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का एक कलर होता है, रेड कलर का हीमोग्लोबिन होता है, तो इसीलिए हीमोग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ क्रोमोप्रोटीन। फिर है म्यूकोप्रोटीन, तो प्रोटीन प्लस म्यूकोपॉलीसैकेराइड, यानी कि प्रोटीन के साथ म्यूकोपॉलीसैकेराइड जुड़ा तो इसको हम क्या बोलते हैं, म्यूकोप्रोटीन। और म्यूकोप्रोटीन का एग्जांपल है म्यूसिन, और ये म्यूसिन प्रोटीन कहां प्रेजेंट होती है, सलाइवा में प्रेजेंट होती है। तो आपने देखा कि कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स का मतलब क्या होता है, प्रोटीन वाला पार्ट प्लस नॉन अमाइनो ग्रुप वाला पार्ट, यानी कि प्रोस्थेटिक ग्रुप या नॉन प्रोटीन पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, दोनों को मिला के कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। आइए बात करते हैं डिराइव्ड प्रोटीन की। तो बच्चों जो तीसरा है वो है डिराइव्ड प्रोटीन्स। अब डिराइव्ड प्रोटीन्स क्या होते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। डिराइव्ड प्रोटीन को पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ने से पहले एक बहुत छोटी सी चीज को समझ लेते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आएगा। डिराइव्ड प्रोटीन को हम प्रोटीन डेरिवेटिव्स भी बोल सकते हैं। करेक्ट, सुनिए। जैसे मान लीजिए बच्चों, फिर से ये एक अमाइनो एसिड नंबर 1, ये पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ है दूसरे अमाइनो एसिड से,
ये है अमाइनो एसिड नंबर 2, ये जुड़ा हुआ है पेप्टाइड बॉन्ड से तीसरे अमाइनो एसिड से, ये है अमाइनो एसिड नंबर 3। इसी तरीके से ये है अमाइनो एसिड नंबर 4 और कहीं पे यहां पे ये है अमाइनो एसिड नंबर 20। करेक्ट। तो ये क्या है, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है हमारे सामने, और आप जानते हैं कि इसी पॉलीपेप्टाइड चेन को हम क्या बोल सकते हैं, इसी पॉलीपेप्टाइड चेन को मैं बोल सकता हूं कि ये एक प्रोटीन है हमारे सामने, और इस प्रोटीन का मान लीजिए नाम है एक्स। यह कोई एक्स प्रोटीन है और इस एक्स प्रोटीन में 20 अमाइनो एसिड आपस में जुड़े हुए हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू। बहुत ध्यान से सुनिए, अगर मैं आपसे कहता हूं कि सपोज ये वाला एक पेप्टाइड बॉन्ड का ब्रेकडाउन हो जाए, अगर ये वाला पेप्टाइड बॉन्ड का ब्रेकडाउन हो गया, तब ये पूरी जो एक चेन थी, ये पूरी चेन थी, ये 2 चेन में डिवाइड हो गई है। फिर से सुनिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि इस पॉलीपेप्टाइड चेन में 20 अमाइनो एसिड्स हैं और 20 अमाइनो एसिड्स से मिलकर बनी है ये पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी कि एक प्रोटीन जिसका नाम मैंने एक्स रखा है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये आफ्टर अमाइनो एसिड नंबर 3 ब्रेक डाउन हो गई, तो अब इस वाली चेन के पास में कितने अमाइनो एसिड हैं, 3, और इस वाली चेन के पास में कितने अमाइनो एसिड हैं, 17। यानी कि एक चेन का फॉर्मेशन हुआ जिसमें 3 अमाइनो एसिड प्रेजेंट हैं, और एक चेन का फॉर्मेशन हुआ जिसमें 17 अमाइनो एसिड प्रेजेंट हैं। यानी कि कुल मिला के एक बड़ी चेन से 2 छोटी छोटी चेन्स बन गई। तो एक वो स्ट्रक्चर जो कंप्लीट प्रोटीन के टूटने से, और ये जो ब्रेकडाउन है ये कंप्लीटली नहीं हुआ है, हर अमाइनो एसिड अलग नहीं हुआ है। अगर एक कंप्लीट प्रोटीन्स के टूटने से जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, देखो बच्चों मैं तुमसे कह रहा हूं कि प्रोटीन का मतलब होता है क्या, मल्टीपल अमाइनो एसिड के जुड़ने वाला स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन। तो ये भी एक प्रोटीन है और ये भी एक प्रोटीन, और जब ये जुड़े थे तो भी एक प्रोटीन थी। मैं तुमसे कह रहा हूं कि जब यहां पे ये पहला ब्रेकडाउन जो हुआ है, अब ये 2 चेन बन गई हैं, एक छोटी चेन और एक बड़ी चेन, यानी कि ये भी एक प्रोटीन है और ये भी एक प्रोटीन है। तो पहली बार जब एक कंप्लीट प्रोटीन के ब्रेकडाउन से जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड प्रोटीन बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड प्रोटीन बोलते हैं या प्रोटीन डेरिवेटिव बोलते हैं। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि डिराइव्ड प्रोटीन हमें कैसे मिलते हैं। हम लोग लिख सकते हैं दे गॉट फ्रॉम प्रोटीन through denaturation और हाइड्रोलिसिस। यानी कि ऐसी प्रोटीन जो एक कंप्लीट प्रोटीन के ब्रेकडाउन से बनी है, उनको हम क्या बोल सकते हैं, डिराइव्ड प्रोटीन या प्रोटीन डेरिवेटिव बोल सकते हैं। इसका एग्जांपल जरा ध्यान से सुनिए। इसका एग्जांपल है बेटा फाइब्रिन। तो जो फाइब्रिन है वो किससे बना है, फाइब्रिनोजन से बना है। तो फाइब्रिनोजन से क्या बना है, फाइब्रिन। फिर इसका नाम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है मायोसिन। आपने मायोसिन प्रोटीन का नाम सुना होगा। तो मायोसिन प्रोटीन जब क्या होती है, ब्रेक होती है, तो क्या बनता है, मायोसिन बनता है। इसी तरीके से मेटाप्रोटीन, इसी तरीके से पेप्टोन्स, इसी तरीके से प्रोटियोसिस एक्सेट्रा। तो डिराइव्ड प्रोटीन या डेरिवेटिव ऑफ प्रोटीन क्या हो सकते हैं, जो एक प्रोटीन के ब्रेकडाउन से बने। तो हमने यहां पे कॉम्पोजिशन के बेसिस पे प्रोटीन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कॉम्पोजिशन के बेसिस पे प्रोटीन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है सिंपल प्रोटीन, एक होता है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और एक होता है डिराइव्ड प्रोटीन। अगर किसी प्रोटीन में सिर्फ और सिर्फ अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में चेन के फॉर्म में जुड़ जाएं और सिर्फ अमाइनो एसिड के अलावा प्रोटीन में कुछ भी ना जुड़े, और ऐसी प्रोटीन्स को बोलते हैं हम सिंपल प्रोटीन। अब अगर ये जो सिंपल प्रोटीन बनी है जिसमें अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, अगर उससे कोई नॉन अमाइनो ग्रुप आके जुड़ता है, यानी कि कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप आके जुड़ता है, तो अब ये जो कंप्लीट प्रोटीन बनी है इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन।
और अगर एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के ब्रेकडाउन से जिन प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है उनको हम बोलते हैं डिराइव्ड प्रोटीन। यानी कि डिराइव्ड प्रोटीन दोनों जगह से बन सकती हैं, सिंपल प्रोटीन के ब्रेकडाउन से भी बन सकती हैं, और एक बड़ी सी प्रोटीन की चेन थी वो टूटी, फॉर्मेशन हुआ किसका, डिराइव्ड प्रोटीन का। और एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के ब्रेकडाउन से भी बन सकती हैं क्या, डिराइव्ड प्रोटीन। यानी कहने का मतलब है कि एक बड़ी सी रस्सी को बहुत सारी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना, वो क्या कहलाता है, डिराइव्ड प्रोटीन कहलाता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं हम लोग प्रोटीन का। तो बच्चों नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में प्रोटीन बहुत सारे फंक्शंस करती है, उन्हीं के बेसिस पे मैंने कुछ यहाँ पे क्लासिफिकेशन लिखे हैं। जैसे स्ट्रक्चरल प्रोटीन, अगर स्ट्रक्चर बिल्डिंग में प्रोटीन हेल्प कर रही है तो वो फंक्शन क्या हुआ, स्ट्रक्चर को फॉर्म करने वाली प्रोटीन। और स्ट्रक्चर को फॉर्म करने वाली प्रोटीन मैंने यहाँ पे दो रखी है, कोलेजन एंड इलास्टिन। आपने देखा होगा जब टिश्यू चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने जरूर पढ़ा होगा कि कोलेजन और इलास्टिन टिश्यू फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, यानी कि स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रही हैं। अब यहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग भी होता है, कि जो कोलेजन प्रोटीन है वो मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन है एनिमल की बॉडी में। यानी कि अगर एनिमल की बॉडी में सबसे अबेंडेंस में जो प्रोटीन पाई जाती है वो कोलेजन होती है। लेकिन यही अगर क्वेश्चन आपको अर्थ क्रस्ट के रिस्पेक्ट में या बायोस्फीयर के रिस्पेक्ट में पूछा जाता है तो आपका आंसर बदल जाएगा। यहां पे अर्थ क्रस्ट या बायोस्फीयर में जो सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है वो है रिबिस्को। अगर हम बात करते हैं स्टोरेज प्रोटीन की, तो ऐसी प्रोटीन जो कुछ ना कुछ स्टोर करती हैं तो उनको हम बोलते हैं स्टोरेज प्रोटीन। और यहां पे एग्जांपल है एल्ब्यूमिन एंड केसिन। आप जानते हो कि जो एग यॉक होता है उसमें एल्ब्यूमिन होता है, और एग यॉक बहुत कुछ स्टोर करता है, तो यहां पे जो प्रोटीन है वो क्या है, एल्ब्यूमिन। इसी तरीके से जो मिल्क में प्रोटीन होती है कैसीन, ये भी क्या है, स्टोरेज प्रोटीन के तरीके से वर्क करती है। एंजाइमेटिक प्रोटीन, वैसे तो सारे ही एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक लिख रखा है, पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। तो पेप्सिन और ट्रिप्सिन क्या है बच्चों, प्रोटीन है, और इनको हम क्या कहते हैं, एंजाइमेटिक प्रोटीन। जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखे हैं वो एनसीईआरटी से इसलिए लिखे हैं क्योंकि अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है तो इन्हीं एग्जांपल से ही आएगा। अब ऐसे कुछ हार्मोन्स होते हैं, वो भी क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। जैसे इंसुलिन हमारी बॉडी में हार्मोन की तरीके से वर्क करता है, लेकिन बेसिकली क्या है, प्रोटीन। आप जानते हो कि इसमें प्रोटीन अमीनो एसिड की चेन पाई जाती है। एंटीबॉडी जो हमारी बॉडी में रोगों से लड़ने की क्षमता डेवलप करती हैं, यानी कि एंटीजन से जो फाइट करती हैं एंटीबॉडी, ये भी क्या होती हैं, प्रोटीन। और ऐसी एंटीबॉडी जो हमारे ब्लड में पाई जा रही हैं उनको हम बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाली प्रोटीन है इम्यूनोग्लोबुलिन, जिसको हम आईजी के नाम से भी जानते हैं, आईजी से प्रदर्शित करते हैं। अब ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन है ये 5 टाइप के होते हैं, आईजीएम, आईजीई, आईजीडी, आईजीए और आईजीजी। इस पे बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, हम लोग उसकी बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका निपटा देते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि इम्यूनोग्लोबुलिन साइज के फॉर्म में अरेंज करिए, या सबसे बड़ा इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा होता है, सबसे छोटा कौन सा होता है, तो मैं आपको बता दूं कि ट्रिक है मिडाग। जो आईजीएम है वो सबसे बड़ा होता है साइज में, और जो आईजीजी है वो सबसे छोटा होता है साइज में। तो एंटीबॉडी भी क्या है बच्चों, प्रोटीन है, और क्या वर्क कर रही है, हमारे बॉडी में पैथोजन से फाइट। बात करते हैं ऐसी प्रोटीन जो ब्लड क्लॉटिंग में काम में आती हैं, खून का थक्का जमाती हैं। तो ऐसी कौन सी प्रोटीन है, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन। उसके बाद में जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में प्रोटीन काम में आती हैं वो है एक्टिन एंड मायोसिन। तो बच्चों रिसेप्टर प्रोटीन्स क्या हो सकती हैं, रिसेप्टर प्रोटीन्स का मतलब होता है कि कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो किसी चीज को रिसीव करने में हेल्प करती हैं। मान लीजिए स्मेल रिसेप्टर, स्मेल को रिसीव करने के लिए, टेस्ट को रिसीव करने के लिए, और हार्मोन को रिसीव करने के लिए। तो पर्टिकुलर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में या सेल में जो रिसेप्टर्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, एक प्रोटीन होते हैं, एक प्रोटीन के तरीके से बिहेव करते हैं। जैसे एड्रेनलिन रिसेप्टर, तो जो एड्रेनलिन रिसेप्टर है वो किसको रिसीव करेंगे, एड्रेनलिन को रिसीव करेंगे। इसी तरीके से बच्चों ग्लाइकोप्रोटीन। अब देखो
ग्लाइकोप्रोटीन किसका वर्क करती है? सेल आइडेंटिफिकेशन का। मान लीजिए कि जो आपकी सेल है, जो होस्ट सेल है, अगर उसमें कोई बैक्टीरिया एंटर करना चाह रहा है या कोई फॉरेन सेल एंटर करना चाह रही है, तो ये वाला जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये पहचानता है कि ये सेल अपनी है या अपनी नहीं है। अगर अपनी नहीं है तो उस पर अटैक करना है, और अगर अपनी है तो उसे आने देना है। तो ये क्या है? सेल आइडेंटिफिकेशन का काम करता है। बच्चों यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है MHC, मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। तो जो मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स बनता है वो किसकी वजह से बनता है? ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से। आपने अक्सर सुना होगा कि जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट वगैरह किया जाता है तो कई बार हमारी बॉडी उस ऑर्गन को एक्सेप्ट नहीं कर रही होती है। क्यों नहीं कर रही होती है? इसी की वजह से नहीं कर रही होती है। उसका मतलब ये भी एक उसका कारण है, MHC यानी कि मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। और ये कौन डेवलप करता है? ग्लाइकोप्रोटीन डेवलप करता है। नेक्स्ट है बच्चों कैरियर प्रोटीन। आप जानते हैं कि फैसिलिटेड डिफ्यूजन में हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है। एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन इस तरह के पैसिव मूवमेंट में कुछ फैसिलिटीज चाहिए होती हैं, और इसीलिए इसे हम फैसिलिटेड ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। और फैसिलिटी किसकी चाहिए होती है? कैरियर प्रोटीन्स की चाहिए होती है। तो यहां पे कैरियर प्रोटीन्स की तरीके से कौन वर्क करता है? GLUT4। तो GLUT4 एक प्रोटीन है, और कौन सा प्रोटीन है? कैरियर प्रोटीन है। और ये GLUT4 बेसिकली क्या है? आइए बात समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेशन। अब ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट। आप जानते हो कि बॉडी की कोई भी सेल, बॉडी का कोई भी ऑर्गन, बॉडी का कोई भी टिश्यू, सबको किसकी नीड है? ग्लूकोज की नीड है। और जो इस ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कराते हैं उन्हें हम कहते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। तो यहां पे दो तरह के ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होते हैं, एक होते हैं SGLT और एक होते हैं ग्लट्स। तो जो SGLT है ये क्या है? ये सोडियम लिंक्ड ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है, और ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर है। क्या सर इसका मतलब है, और क्या इसका मतलब है? आइए समझ के देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक सेल है, और आप जानते हो कि सेल के ऊपर की जो मेम्ब्रेन है वो कौन सी मेम्ब्रेन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, राइट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहां पे ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पड़े हुए हैं, और ये चाहते हैं कि ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल यहां पे एंटर हो जाएं। लेकिन ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल एंटर यहां पे नहीं हो रहे हैं। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आप जानते हो कि यहां पे सोडियम पोटेशियम पंप है। क्या चलता है? सोडियम पोटेशियम पंप चलता है। तो अगर ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल सोडियम के साथ मिलकर इस पंप के थ्रू एंटर होके आते हैं, तो ऐसे ट्रांसपोर्टेशन को हम क्या बोलते हैं? सोडियम लिंक्ड ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेशन या सोडियम लिंक्ड ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ऐसे ट्रांसपोर्टेशन जिसमें ग्लूकोज सोडियम के साथ लिंक हुआ और सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू सेल के अंदर एंटर हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं? SGLT बोलते हैं। और आप जानते हैं कि सोडियम पोटेशियम पंप एक एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी कि एनर्जी रिक्वायरिंग ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो इसीलिए इसको हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर बोलते हैं। क्लियर? तो यहां पे जो ग्लूकोज एंटर हुआ है वो सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू हुआ है, और एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, यानी कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है। और यहां पे जो मेन बात है बच्चों वो ये है कि ये ग्लूकोज सोडियम के साथ गया है। क्लियर? ये ग्लूकोज किसके साथ गया है? सोडियम के साथ गया है। और इसका एग्जाम्पल हो सकता है इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन में जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कैसा होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है, SGLT के थ्रू होता है। अब यहां पे है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स, और ये कैसे हैं? ये सोडियम इंडिपेंडेंट है, यानी कि इनकी तरह इन्हें सोडियम की जरूरत नहीं है ट्रांसपोर्ट होने के लिए सेल के अंदर। साथ ही साथ ये फैसिलिटेड पैसिव डिफ्यूजन ट्रांसपोर्टर है, यानी कि इन्हें एनर्जी की भी जरूरत नहीं है।
अब जो ये ग्लट्स हैं बच्चों, ये बहुत सारे टाइप के होते हैं, 1 से लेकर 13, ग्लट 1, ग्लट 2, ग्लट 4, बहुत सारे टाइप के। लेकिन आपके जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है ग्लट फर्स्ट, ग्लट 1 और या फिर ग्लट 4। तो हमारा मेन फोकस इन्हीं 2 ग्लट्स पर है। अब ये ग्लट 1 क्या है, ग्लट 4 क्या है, उसको समझते हैं। आपने इतना तो समझ लिया कि ये सोडियम डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि इसको जरूरत नहीं है सोडियम के साथ में सेल के अंदर एंटर होने की। साथ ही साथ एक बात और समझिए कि यहां पे ग्लट 1 को हम बोलते हैं इंसुलिन इंडिपेंडेंट। ये कैसे होते हैं, इंसुलिन इंडिपेंडेंट होते हैं, जबकि ग्लट 4 इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। ये क्या है इंसुलिन डिपेंडेंट और इंसुलिन इंडिपेंडेंट, यह भी पता चल जाएगा आपको। तो जो ग्लट 1 है वो कैसा है, इंसुलिन इंडिपेंडेंट है, और जो ग्लट 4 है वो इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। अब जरा समझिए इस बात को जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो समझिए, जैसे एक ये सेल है बच्चों, एक ये सेल है, और ये एक सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट है, और इसके अंदर ये इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट है। क्लियर, एक सेल है, उसके बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट है और अंदर इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट है। इस इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में यहां पे एक ये वेसिकल है, क्या है, वेसिकल। और इस वेसिकल के अंदर इस तरीके से प्रेजेंट है ग्लट 4। क्या प्रेजेंट है, ग्लट 4 प्रेजेंट है। और ये जो ग्लट 4 है अभी इनएक्टिव है। कैसा है, इनएक्टिव। यहां पे सेल में इंसुलिन रिसेप्टर है, इंसुलिन रिसेप्टर्स हैं। अब बच्चों क्या होता है कि जैसे यहां पे ये एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में ये बहुत सारा ग्लूकोज मौजूद है, लेकिन ये ग्लूकोज अंदर एंटर नहीं हो रहा है, ये ग्लूकोज अंदर एंटर नहीं हो रहा है। अब जैसे ही एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में इंसुलिन की एंट्री हुई, इंसुलिन हार्मोन की एंट्री हुई, तो ये बच्चों इंसुलिन, ये वाला इंसुलिन इस रिसेप्टर से बाइंड होगा, ये वाला इंसुलिन इस रिसेप्टर से बाइंड होगा, और जैसे ही ये इंसुलिन इस रिसेप्टर से बाइंड होगा, अंदर सिग्नल पहुंचेगा इस वेसिकल में, और ये जो ग्लट 4 है, ये ग्लट 4 क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। ग्लट 4 क्या हो जाएगा, एक्टिवेट। और ये ग्लट 4 ये यहां पे आके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। ये ग्लट 4 यहां पे आके अटैच हो जाएगा, और जब ये ग्लट 4 यहां पे आके अटैच होगा, तब ये इस ग्लट 4 के थ्रू जो ये ग्लूकोज है, ये इस सेल के अंदर क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। फिर से सुनिए मैंने क्या कहा। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि एक सेल है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट है और इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट है। एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में क्या है, ग्लूकोज है, और यहां पे सेल में इंसुलिन रिसेप्टर्स है। क्लियर, यहां पे ये वेसिकल प्रेजेंट है जिसके अंदर ग्लट 4 है, और ये कैसा है, इनएक्टिव स्टेट में है। जब इंसुलिन यहां पे आके इन रिसेप्टर्स पे आके अटैच होगा, तब यहां पे सिग्नल पहुंचेगा सेल के अंदर, और ये ग्लट 4 एक्टिव होके कहां पे पहुंच जाएगा, सेल की सरफेस पे या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पहुंच जाएगा। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जब पहुंचेगा तो ये किसकी तरह वर्क करेगा, एक कैरियर प्रोटीन की तरह वर्क करेगा। किसकी तरह वर्क करेगा, एक कैरियर प्रोटीन की तरह वर्क करेगा। और ये जो कैरियर प्रोटीन की तरह वर्क करेगा, जिससे ग्लूकोज होता हुआ सेल के अंदर आ जाएगा। तो यहां पे जो ग्लट 4 है, ये इसने किसकी तरह वर्क किया, इसने वर्क किया कैरियर प्रोटीन की तरह। और यही मैं आपसे कह रहा था कि जो ग्लट 4 है वो किसकी तरीके से वर्क करता है, कैरियर प्रोटीन की तरीके से वर्क करता है। अब यहां पे ग्लट 4 ने वर्क कब किया, तो ग्लट 4 ने वर्क तब किया जब यहां पे इंसुलिन पिक्चर में आया। इसीलिए ग्लट 4 को हम इंसुलिन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर बोलते हैं। ये सोडियम डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन ये इंसुलिन डिपेंडेंट जरूर है। अगर इंसुलिन नहीं होता तो ये ग्लट 4 इनएक्टिव स्टेट में रहता और कभी भी कैरियर प्रोटीन बनके इन ग्लूकोज को अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं करवाता।
लेकिन जैसे ही इंसुलिन यहां पे लिंक हुई, यहां पे क्या पहुंचा, सिग्नल पहुंचा, और ये क्या हो गया, कैरियर प्रोटीन की तरीके से वर्क करने लगा। इसी को हम कहते हैं GLUT4। और ये GLUT4 हमारे पास में मौजूद होता है स्केलेटल मसल में एंड कार्डियक मसल में एंड एडिपोज टिश्यूज में। तो जो कार्डियक मसल सेल होती है उसमें GLUT4 होता है, जो स्केलेटल मसल सेल होती है उसमें GLUT4 होता है, और जो एडिपोज टिश्यू सेल होती है उसमें भी क्या होता है, GLUT4 होता है। तो इन तीन सेल्स में जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके थ्रू होता है, GLUT4 के थ्रू होता है। और GLUT4 क्या है, एक इंसुलिन डिपेंडेंट कैरियर प्रोटीन है। और यहां पे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में क्या जा रहा है, ग्लूकोज जा रहा है, लेकिन कैरियर प्रोटीन के थ्रू जा रहा है। इसका मतलब ये कैसा प्रोसेस है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, और एक पैसिव प्रोसेस है जिसमें कोई भी एनर्जी खर्च होने वाली नहीं है। लेकिन आपने सुना होगा कि जब डायबिटीज होती है और डायबिटीज में बहुत ज्यादा इंसुलिन की कमी हो जाती है, हम लोग इंसुलिन बाहर से इंजेक्शन लगा लगा के देते हैं, तब ये काम कैसे करेगा। अब मान लीजिए किसी पेशेंट को डायबिटीज हो गई है, तो उसके पास इंसुलिन तो नहीं है इस रिसेप्टर पर लगने के लिए और इसे एक्टिवेट करने के लिए। तो ये नेचर ने ये बना के भेजा है कि जो GLUT1 होता है, ये GLUT1 सारे ही मेजर ऑर्गन्स में पाया जाता है। GLUT4 भी मेजर ऑर्गन में पाया जा सकता होता, लेकिन जो GLUT1 है वो सारे मेजर ऑर्गन्स में पाया जाता है। और GLUT4 इंसुलिन इंडिपेंडेंट होता है। ये मेजर ऑर्गन कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे ब्रेन, जैसे आईज, जैसे किडनी एक्सेट्रा। तो जितने भी मेजर ऑर्गन्स होते हैं या जो मेजर सेल्स होती हैं उनमें GLUT1 होता है, और ये इंसुलिन इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर है। और जितने भी नॉर्मल जो स्केलेटल मसल होती है, कार्डियक मसल होती है, और एडिपोज मसल होती है, एडिपोज टिश्यू होता है, उसमें क्या होता है, GLUT4 होता है, और ये इंसुलिन डिपेंडेंट है। इसीलिए आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो GLUT4 है वो कैसे वर्क करता है, कैरियर प्रोटीन की तरीके से वर्क करता है, यानी कि कैरियर प्रोटीन की तरीके से ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करता है। लेकिन किस में हेल्प करता है, स्केलेटल मसल में, कार्डियक मसल में एंड एडिपोज टिश्यू में। तो इसी के साथ हमारा प्रोटीन वाला टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।